ये कि मुस्लिम समाज में छुआछूत है, तो इसको कैसे मतलब बात किया जाए, खुद पसमानदा समाज के अंदर भी अगर बात की जाए। हालांकि इस विषय पर मैं इस यहाँ बता दूं, इस विषय पे एक अच्छी किताब, छोटा सा सर्वे था, मैं दिखा भी रहा हूँ। ये सर्वे था दलित मुसलमान करके, ठीक है। ये किताब जो है ये इस विषय पे है, छुआछूत के ऊपर है। तो इसकी ये तो खैर किताब की बात हुई, छोटा सा सर्वे है। आप उसके अलावा अपना अनुभव बताए कि किस तरीके से। देखिए आलो, अनुभव का मामला ये है कि जैसे कभी कभी लोग ऐसी चीजों का भी रेफरेंस मांगते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, तो अगर कोई लिंक या रेफरेंस मांग लेगा तो बड़ा अजीब लगेगा कि मतलब सूरज के पूरब से निकलने पे भी सवाल है खड़ा कर दिया गया। तो इसी तरह से मुसलमानों के अंदर जो छुआछूत है, इस पे रेफरेंस देना या सबूत देना इसी तरह का है। एकदम खुलेआम छुआछूत है मुसलमानों में, कई जगहों पे हिंदू से ज्यादा है। या आजादी के बाद आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि मुसलमानों का जो छुआछूत है वो हिंदू से ज्यादा है। मैं बाहर नहीं जाता ज्यादा, लेकिन हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी में जात पात है, अरब सोसाइटी में जात पात नहीं है। अरबी कल्चर में, अरबी समाज जो यमन है, आजकल बड़ा यमन पे चर्चा होती है। यमन में एक कबीला है अखदाम नाम का, ज्यादातर बेचारे काले होते हैं, वो कहां से आए हैं। उन्हें वहां चौथे दर्जे का नागरिक माना जाता है। वो रात को, उनकी जवान लड़कियां 12 बजे 1 बजे रात को झाड़ू देने निकलती हैं। मतलब वो झाड़ू के गर्द गुबार न उड़े तो उन्हें रात में झाड़ू लगवाया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि अरब वगैरह में रात में ही झाड़ू लगते हैं, सफाई का काम दिन में नहीं होता है। उनको वो एकदम छुआछूत की तरह रखते हैं, और इस पे उर्दू मीडिया ने या अरबी मीडिया ने कोई काम नहीं किया आज तक, ना उन्हें मुख्यधारा में लाने की कोई कोशिश हुई। उस पे मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अमेरिकन समाज का, कि जिन्होंने इस तरह के एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने निकल करके बहुत सारा काम किया। इसमें जोएली जैसे लोग थे, विवेक तनेजा जैसे लोग हैं जो मेरे पास भी आए, उन्होंने धोबी पे और लाल बेगी पे रिसर्च किया, और बड़ा साफ साफ देखा गया है कि छुआछूत है। और मैं आपको अपना पर्सनल, हमारी फूफी के साथ हुआ है, और आपके मसूद आलम फलाही साहब इंटरव्यू ले रहे थे, तो ये हुआ कि सोचिए जरा, देखिए कभी कोई भेदभाव हुआ है क्या? तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, जैसा आप कह रहे हैं कि भेदभाव कोई चीज है। तो वो सोचते सोचते अपने माजी में गई, तो उन्होंने बताया कि हम जिसके यहाँ पढ़ने जाते थे, वो लोग शेख लोग थे। तो हम लोग जब कोई सामान उनको बैना होता था, आप जानते होंगे पूर्वांचल के लोग, ठोकवा या मिठाई कोई आती थी, हम उनको जब देने जाते थे तो वो उसे जानवर को खिला देते थे। और जब पानी प्यास लगती थी तो वो पानी ऊपर से गिराते थे। और अच्छा। वही हाँ, हमारे गांव की जो सलमानी बिरादरी की औरतें थी, उनको तो छोटे बड़े गिलास में कहीं ना कहीं पानी मिल जाता था, लेकिन धोबियों को पानी पीने के लिए नहीं देते थे गिलास में। अच्छा, फेंकने वाले गिलास उस जमाने में आते नहीं थे, ठीक। तो इन्होंने बताया, ये इस वक्त 70 साल की हैं। और एक मजेदार बात और बता दूंगा कि हमारे खानदान में किसी को जानकारी नहीं कभी धुलाई हुई है। अच्छा। हाँ, मतलब किसी को ये, मतलब ये पेशे में नहीं है, लेकिन जो है हाँ जाति जी जी, जाति से हम लोग धोबी थे, और किसी की जानकारी में नहीं है कि कब किस पीढ़ी में हमारे यहाँ धुलाई हुई है। 7 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले तक तो खेत से खेती चली आ रही है हमारे यहाँ, खेती, ठीक। और 4 या 5 पीढ़ी पहले से जमींदारी शुरू हो गई थी हमारे यहाँ। हमारा मकान 3 फ्लोर का था। आज से 60-70 साल पहले हमारा मकान, जैसे 2 फ्लोर का मकान था, लेकिन एक हिस्सा जो हमारी जो फूफी है, जो वाली फूफी थी, उनको जिस हिस्से में रहती थी वो 3 फ्लोर का था। और उनके मकान कच्चे थे, वो फटे कपड़े पहनते थे, और बहुत गरीब थे वो लोग। अच्छा। और हम लोग मतलब उस वक्त एक हैसियत, आर्थिक हैसियत बहुत बढ़िया थी, जमींदारी अलग थी और विदेश की कमाई अलग थी, कि अंग्रेज हमारे यहाँ
फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकंड वर्ल्ड वार में दोनों बार हमसे चंदा लेने आए थे। अंग्रेज डायरेक्ट आए थे चंदा लेने हम लोगों से। तो अंग्रेजों ने तो साथ में खाना खाया था। हमारे दादाजी जो है वो मारते भी थे, जो ज्यादा चंदा नहीं देता तो उसको मारते भी सब थे। तो हमारे दादाजी ने क्या किया, उनके लिए मछली पाल दिया था, पोखरा था हमारा बड़ा सा, तो उनको मछली उछली खिला करके, मतलब 500 चंदा मांग रहे थे तो इन्होंने 150 में सेट कर लिया था उस जमाने में। 1918 में जो 14 से 18 के बीच की फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उसमें 150 में सेट कर लिया था, और दूसरे वाले में 1000 रुपया मांग रहे लगाए थे, तो 350 में सेट कर लिया था इन्होंने। उस जमाने में हमारे साथ ये हो रहा था। मतलब सर आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर भी भेदभाव था। वो भेदभाव मतलब कैसे हद नहीं, आप कह सकते हैं कि हद से ज्यादा अच्छी थी उस जमाने के एतबार से। आप देखिए, सब लोग कहानियां सुनाते हैं, तो हमारे खानदान में भी बड़ी कहानियां सुनाते हैं। वो लोग अपने को धोबी कहते ही नहीं, वो जमींदार कहते हैं। अभी आप हमारे गांव पूछेंगे किस जात के, तो कहेंगे जमींदार हम लोग हैं। उन जमींदारों के साथ, लेकिन वो धोबी थे, मतलब बिरादरी से धोबी थे। उनकी फूफी को, कुरान पढ़ने जाने वाली औरत को, वो पानी ऊपर से गिरा के देते थे, और हमारे घर का ठुकवा वो नहीं खाते थे, जानवर को दे देते थे। ऐसे सर इम्तियाज साहब भी अपना बचपन याद करते। तो इम्तियाज साहब जो कास्ट पे काम किए थे, मुस्लिम कास्ट पे, तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ को जो है, जो उनकी मेड आती थी, वो पान लगा के उनके आंचल में, अपने आंचल से फेंकती थी, तब वो उठा के खाती थी, हाथ से छू के नहीं। ठीक है, तो ये था। लेकिन कहने मतलब ये कि अगर हम ये सब बातें उठाते हैं ना, लोग अनुभव किए हो तो नहीं साथ आते। वो कहते कि भाई ऐसे कुछ नहीं है, इस्लाम में ये सब कुछ डर नहीं है। डर 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 देखिए, दो तरह का डर है। एक डर भारत में भाजपा का है, मुसलमानों के अंदर, कि हमारा वो टूट जाएगा, एक रूपता हमारी टूटेगी तो भाजपा घुस के हमको परेशान करेगी। जी जी। हम कोई अगर बंटवारा भी चाहते हैं, आजम में एक साहब ने कहा, चुनाव हो रहा था तो हमने कहा कि 2 मुसलमान लड़ रहे हैं और 2 और लोग लड़ रहे हैं, चारों तरफ मुस्लिम वोट बट रहा है। और हमने कहा पसमानदा चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है, किसी ने सपोर्ट करता किसी को, तो ये बंटवारा आपको कैसा लग रहा है? कह रहे नहीं, ये बंटवारा ठीक है, मतलब सैयद से लेके हलालखोर तक सपा के साथ जाए, सैयद से लेके हलालखोर तक बसपा में जाए तो ये चलेगा। तो मैंने कहा कि क्या सैयद बसपा में चला जाए, शेख कांग्रेस में चला जाए, पसमानदा किसी और में चला जाए तो नहीं ठीक है? कहने ये ठीक नहीं है। तो इन्होंने एक माइंडसेट डेवलप कर दिया है। हमारे लोग अल्लाह से नहीं डरते। मैं एथिस्टों को देखता हूं कैसे लिखते हैं, वो रसूल से नहीं डरते हैं, वो मोदी से नहीं डरते हैं, वो अमित शाह जी से नहीं डरते हैं, ना योगी से डरते हैं। लेकिन अगर डरते हैं तो वो सैयद से डरते हैं, सैयद वास से डरते हैं, और करबला से डरते हैं। वो आप तो हर चीज पे, हाँ, वो करबला से डरते हैं। वो करबला पे कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप बदर पे कुछ कह दीजिए, सुन लेंगे। आप नबी सल्लम को कुछ कह दीजिए। अभी आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि औरंगजेब को जस्टिफाई कर देते हैं कि वो अपने भाइयों का कत्ल किया, सत्ता संघर्ष में, वो ठीक है। लेकिन करबला पे अगर यही सेम अप्लाई करने की बात कर दें तो अभी आप काफी फिर जो यजीदी या पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो दरअसल यजीद, ये जो पूरा फिनोमेना है, इन्होंने ये सब करके इन्होंने ये सब करके इतना डरा दिया है कि अल्लाह ताला तो माफ कर देंगे, रहमान और रहीम है, लेकिन जो हर गांव में सैयद बाबा की मजार है, वो जो गार्ड की तरह हर गांव में है, उनसे कैसे बच के भागेंगे ये पसमानदा मुसलमान? अच्छा सर, ये भी थोड़ा मजेदार है। अभी मैंने पढ़ा था, मुबारक अली इतिहासकार हैं पाकिस्तान के, उनकी किताब, तो वो लिख रहे हैं कि पहली बार अलग कब्रिस्तान सैयदों ने बनाए, क्योंकि सैयद मरे सैयद की मजार बना के उससे पैसे लिए जाते थे, तो उसका एक इम्पोर्टेंस था। तो वो आम मुसलमानों से खुद को अलग रखने के लिए अपना घर भी अलग बनाते थे, अपनी अपनी कब्रिस्तान भी अलग रखते थे। तो उन्होंने वो अपना हिस्टोरिकली वो दिखा रहे हैं कि क्यों, और इतनी ज्यादा इज्जत थी भारत में कि मध्य एशिया बहुत सैयद यहाँ पे आए, बस इसी लालच में यहाँ पे आके वो पैसा कमा के अमीर हो जाएंगे। खैर हम सर देखिए थोड़ा सा भटक रहे हैं, दोबारा मुद्दे पे आते हैं। सर आपका ये इतनी बात हो चुकी है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज में भी छुआछूत है, ये सब है।